शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी के एम फैक्टर से। एम फैक्टर इसलिए कि कहीं वो अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को लुभाने में, पटाने में जुट गए हैं। गुजरात के चुनाव सर पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी इस पूरी चाल में भले उनकी सभी छवि सुधर रही हो, लेकिन इसका खामियाजा कोई और भुगत रहा है। जी हां, जिस तरीके से शाहिद सिद्दीकी, जो कि एक मुस्लिम नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। नरेंद्र मोदी को भले इस इंटरव्यू से फायदा होने की उम्मीद जगी हो, लेकिन शाहिद सिद्दीकी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ा। शाहिद सिद्दीकी को उनकी अपनी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। शाहिद सिद्दीकी को शहीद कर दिया है और अपना मानने से इनकार कर दिया है। एक मेरा इंटरव्यू हुआ था 2005 या 2006 में, सीधी बात में इंटरव्यू है मेरा जी। कुछ तो मुझे सवाल पूछा जी कि आप माफी क्यों नहीं मांगते और माफी मांगी वगैरह। मैंने उनसे कहा भी मुझे माफ क्यों करना चाहिए। मेरे सामने से सवाल है, अगर एक सरकार ने ये सब करवाया है तो उसको तो चौराहे पर फांसी पर लटकाना चाहिए और ऐसी फांसी देनी चाहिए कि ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई शासक इस प्रकार का पाप न कर सके। उसको माफ करना ही नहीं चाहिए। और जो ये माफ करने की वकालत करते हैं वो गुनाहों को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर मोदी ने गुनाह किया है, दूर दूर तक किया है, तो मोदी को फांसी पर लटका दे। मेरी मांग है सामने से। क्या मोदी की इस चुनौती पर कुर्बान हुए सिद्दीकी? क्या मोदी का इंटरव्यू करने की सजा पाई सिद्दीकी ने? क्या सिद्दीकी बने मोदी का मोहरा? राजनीति को और पत्रकारिता को अलग रखता हूं और अपनी पत्रकारिता में ईमानदारी से काम करता हूं मैं। लेकिन सिद्दीकी की पत्रकारिता पर राजनीति हो ही गई। कल तक जो अपने थे, आज वो उन्हें पहचानने तक को राजी नहीं। शाहिद सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मोदी के इंटरव्यू ने सिद्दीकी को इतना बेगाना कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी के नेता ये पूछ रहे हैं कि सिद्दीकी पार्टी में थे ही कब। समाजवादी पार्टी के में है ही नहीं तो निकाल कैसे सकते? अगर होते तो निकालते। समाजवादी पार्टी इसीलिए जब वो चैनलों पर जाने लगे और ये आने लगा तो मैंने कल एक प्रेस नोट जारी किया था कि कुछ लोग जो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं, समाजवादी पार्टी के नाम से चैनलों पर जाते हैं, उसको और स्पष्ट करने के लिए आज मैंने एक प्रेस नोट जारी किया है जो हर जगह पहुंच गया है। शायद सिद्दीकी भी समझते थे कि उर्दू अखबार में मोदी का इंटरव्यू छापने के मायने क्या हैं। यही वजह थी कि इंटरव्यू के तुरंत बाद उन्होंने अपनी पत्रकारिता का हवाला देते हुए खूब सफाई दी। वो मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि उनकी बात मुसलमानों तक पहुंचे, लेकिन मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। पत्रकार का काम जो है वो ये होता है कि जब उसे मौका मिले बात करने का किसी ऐसी कंट्रोवर्शियल इशू पे, तो जरूर वो बात करेगा। शाहिद सिद्दीकी की डैमेज कंट्रोल की तमाम कोशिशें नाकाम रही। अखबार में इंटरव्यू छपा और समाजवादी पार्टी में खलबली मची। समाजवादी पार्टी ने इस बारे में बाकायदा एक रिलीज जारी की जिसमें कहा गया कि शाहिद सिद्दीकी बहुत पहले ही पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बिजनौर से बीएसपी से लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसके बाद लोकदल चले गए थे। शाहिद खुद को मीडिया में एसपी का नेता बता रहे हैं, जो सरासर गलत है। मीडिया से भी कहा गया है कि वो शाहिद को एसपी नेता ना बताएं। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी 8 जनवरी 2012 की इन तस्वीरों को भुला चुकी है, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह और तब के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में शाहिद सिद्दीकी को पार्टी में शामिल कराया जा रहा था। इस मौके पर आजम खान ने शाहिद सिद्दीकी की शान में कसीदे भी पढ़े थे। और हमारे साथ आज शामिल हो रही हैं श्रीमती अनुराधा चौधरी जी, इनका स्वागत है। शाहिद सिद्दीकी साहब राज्यसभा के सदस्य थे और हिंदुस्तान के जाने माने जर्नलिस्ट हैं और पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर भी आपकी एक अपनी अलग हैसियत है। आप सब लोग उसी दुनिया, उसी मैदान के हैं, लिहाजा आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शाहिद सिद्दीकी के मसले पर पार्टी ने ऐसी पलटी मारी है कि आजम खां को भी जवाब नहीं सूझ रहा। पार्टी का क्या फैसला है इस बारे में मुझसे ज्यादा वो लोग बेहतर समझ सकते हैं। क्या आपसे उनके रहने से कितने फायदे नुकसान हो सकते हैं, उनके न रहने से कितने फायदे नुकसान हो सकते हैं, वो पार्टी में थे या नहीं थे, उनका क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता आज है, मेरे इख्तियार से बाहर की बात है।
जब से शाहिद सिद्दीकी ने अपने अखबार नई दुनिया के लिए नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, तब से लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी। वो इंटरव्यू सुर्खियों में था और इस बात की चर्चा हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उस इंटरव्यू से नरेंद्र मोदी का फायदा हो रहा हो। समाजवादी पार्टी भली भांति जानती है कि मोदी नाम का साया उनके सियासी समीकरण बिगाड़ सकता है। जाहिर है ऐसे में मोदी को किसी उर्दू अखबार में सफाई देने का मौका देना सियासी गुनाह से कम नहीं। ऐसे में सजा तो मिलनी ही थी। बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। तो जनाब, शाहिद सिद्दीकी को शहीद कर दिया समाजवादी पार्टी ने। वो समाजवादी पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों की सबसे बड़ी पैरोकार मानती है, जो अपने नेता मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहने से भी नहीं डरती है। और शाहिद सिद्दीकी का दावा तो ये यहां तक रहा है कि ये नाम आज से कुछ साल पहले उन्होंने ही पत्रकार होने के नाते मुलायम सिंह को दिया था। लेकिन इस पूरी कवायद में शाहिद सिद्दीकी की भली भली चल गई है, उनको पार्टी का रास्ता दिखा दिया गया हो, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं अपनी बात मुसलमानों तक पहुंचाने का मौका जरूर मिला है। सवाल ये कि गुजरात दंगों को लेकर जो दामन पर दाग लगे नरेंद्र मोदी के, वो इस तरह की कदम उठाने से, इस तरह की इंटरव्यू देने से क्या वो दाग धुल जाएंगे? एक उर्दू अखबार को मोदी ने इंटरव्यू क्या दिया, सियासत में भूचाल आ गया। सवाल उठने लगे कि आखिर मोदी का इरादा क्या है। क्या वो खुद पर लगे गुजरात दंगों का दाग धोना चाहते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि शाहिद सिद्दीकी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने गुजरात दंगों में खुद को पाक साफ बताने की भरपूर कोशिश की थी। दूसरे दिन हम लोग वो भी जब मेरा अपील आया वगैरह 27 फरवरी में घटना हुआ, रात को ही मैंने तो 10 साढ़े 10 बजे में वहां से वापस आया। अफसरों को मैंने बुलाया, कुरान ऑर्डर को जो भी करना चाहिए उसकी व्यवस्था की। मोदी पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि उन्होंने गुजरात दंगों के दौरान कार्रवाई में देरी की। आरोप ये कि उन्होंने दंगे भड़कने का मौका दिया। शाहिद सिद्दीकी को दिए इंटरव्यू में इसकी भी सफाई मोदी ने दी। आज तो घटना होने के तीसरे मिनट पे टीवी पे होता है। टीवी की स्पीड और पुलिस की मूवमेंट की स्पीड में तो अंतर रहेगा। इस इंटरव्यू में मोदी यही जताने की कोशिश करते रहे कि गुजरात दंगों में उनकी कोई गलती नहीं, वो तो इन दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ऐसी कोशिशों से मोदी 10 साल पुराने अतीत से मुक्ति पा सकेंगे? नरेंद्र मोदी अपनी छवि बदलना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इंटरव्यू देने से छवि नहीं बदलती, इंसाफ देने से, न्याय देने से छवि बदलती है। शाहिद सिद्दीकी ने इस बयान से एक साथ 2 निशाने साधे। पहला, खुद को मोदी से दूर दिखाने की कोशिश, और दूसरा ये जताने की कोशिश कि उन्होंने मोदी को सफाई का मौका नहीं दिया था। लेकिन मुस्लिम नेता तो यही मान रहे हैं कि सिद्दीकी इस्तेमाल हो गए, मोदी की छवि सुधार एजेंडे का वो मोहरा बन गए हैं। 2012 में ही गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। मोदी जानते हैं कि इस बार गुजरात में ही उन्हें तमाम विरोध झेलने हैं। घर के भीतर भी केशु भाई पटेल और संजय जोशी जैसे नेता मुश्किल बने हैं, तो विरोधियों के लिए गुजरात दंगा अब भी बड़ा मुद्दा है। शायद इन्हीं मुश्किलों से निजात पाने की कोशिश थी उर्दू अखबार में दंगों पर सफाई। हैदराबाद से मृदुला चंदूरी के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी माने या ना माने, लेकिन उनके दामन पर गुजरात दंगों का दाग जरूर लगा हुआ है। अपने दाग ढकने हो तो दूसरे के दाग ढूंढने लगो। मोदी ने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा ही किया है। शाहिद सिद्दीकी को दिए इंटरव्यू में देश के 2 बड़े दंगों की तुलना कर, जो कि मोदी की पुरानी रणनीति है, अपने आप पर लगे आरोपों से, इस गुजरात दंगों के आरोपों से अलग करने की कोशिश की और दूसरे दंगों को बड़ा बताकर अपने आप को पाक साफ बताने की भी कोशिश की। क्या दंगों की तुलना जायज है? क्या 84 के दंगों से 2002 के दंगों के दाग धोए जा सकते हैं? ये सवाल उठे हैं मोदी के इंटरव्यू से। शाहिद सिद्दीकी को दिए इंटरव्यू में गुजरात दंगों में हुई ढीली पुलिसिया कार्रवाई की 84 दंगों से तुलना कर मोदी ने अपनी कोशिशों को बेहतर दिखाना चाहा। 84 में हुआ, इसलिए हमारा भी गुनाह माफ, ये मैं अलाउ नहीं करता हूँ। बहुत सोची बात, लेकिन 84 का दंगा हुआ तो क्या हुआ? फर्स्ट 74 में क्या हुआ?
भी टीयर गैस सेल नहीं छूटा है, एक भी पुलिस की गोली नहीं चली है, एक भी लाठीचार्ज नहीं हुआ है। 72 लाठीचार्ज एक जगह पे हो, कहाँ हुआ था, जहाँ इंदिरा गांधी का देवगढ़ रखा था, वहां जो भीड़ हुई उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज हुआ। यहां पर 27 तारीख को एडवांस में कितनों का अरेस्ट किया, कर्फ्यू लगाया गया, कितनी गोलियां चली, कितने टीयर गैस चले, कितने लोग गोलियों में मारे गए, ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। दंगों से दंगों की तुलना किसी भी लिहाज से जायज नहीं, लेकिन यहाँ तो सियासी विसात पर शह और मात का खेल चल रहा है। तो मोदी ने भी 84 के दंगों को ढाल बना लिया। अब कांग्रेस की तिलमिलाहट सामने आ रही है, सीधी तो नहीं, लेकिन शाहिद सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने इशारों में वार किया। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको रखते हैं किसको नहीं रखते। एक पारस पत्थर होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज को छू लेता है वो सोना बन जाती है। बीजेपी को एहसास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जिस चीज को छू लेते हैं वो पत्थर हो जाती है। बीजेपी को मालूम है कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी अपनी चाल चल चुके हैं, लिहाजा बीजेपी के नेता दूसरी पार्टियों की बौखलाहट पर चुटकी ले रहे हैं। निशाना मुलायम सिंह पर भी साधा जा रहा है। शाहिद सिद्दीकी एक संपादक भी है, आपकी तरफ वाले पत्रकार भी हैं। अब उनके और मुलायम सिंह की पार्टी में क्या समीकरण है मुझे नहीं मालूम। अब उन्होंने पत्रकार के रूप में इंटरव्यू दिया, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इस देश में पत्रकारों की आजादी है, भारत का संविधान देता है, ये तो मैं अवश्य कहना चाहूंगा। गुजरात में बीजेपी के नेता भी अपने सेनापति के लिए भरपूर फील्डिंग में जुटे हैं। इशारों में आरोप मढ़ा कि मुलायम तो गुजरात की बदनामी से अपनी सियासत चमका रहे हैं। ये घटना ने साबित किया है कि इस देश में एक ऐसी टोली है जिसकी रोजी रोटी गुजरात देश की झूठी बातों पे ही निर्भर है। गुजरात के बारे में सत्य का एक छोटा सा अंश भी प्रकट हो तो ये टोली अपना धंधा बंद हो जाने के भय से अनाप शनाप व्यवहार करती है। शाहिद सिद्दीकी को दिए मोदी के इंटरव्यू को हर कोई अपनी तरह से बनाना चाह रहा है। मोदी इससे छवि सुधारना चाहते हैं तो विरोधी इस इंटरव्यू से दूरी बनाकर अपनी छवि बनाए रखना चाहते हैं। अहमदाबाद से गोपी मनियार और पटना से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे विवाद को देखकर तो यही लगता है कि पत्रकार शाहिद सिद्दीकी कहीं न कहीं नेता शाहिद सिद्दीकी से हार गया। कभी गुजरात के मुसलमानों की बेहतर स्थिति का हवाला तो कभी धर्म गुरुओं को अपने मंच पर आने का न्योता, ये तमाम काम नरेंद्र मोदी बीते दिनों में कर रहे हैं। चुनावों पर नजर जो है, मोदी इन दिनों मुस्लिम समुदाय का दिल जीतने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे विवाद ज्यादा बड़ा हो जाता है। हिंदुस्तान में कंपैरेटिवली विशेष करके माइनॉरिटी की जो हालत है उसकी तुलना में गुजरात में काफी अच्छी है, काफी अच्छी है। दूसरा, और अच्छी होने की संभावना भी उतनी है। शाहिद सिद्दीकी को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने ये जताने की कोशिश की कि वो मुस्लिम समुदाय के बड़े हितैषी हैं। गुजरात दंगों का दंश झेल रहे मोदी ने ऐसी कोशिशें पहले भी की हैं। चंद महीने पहले ही सद्भावना मिशन में मुस्लिम धर्मगुरुओं को अपने मंच पर आने का न्योता दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं से नजदीकी की ऐसी तस्वीरों से संदेश देने की कोशिश की कि वो मुस्लिम समुदाय के हितैषी हैं। लेकिन इसी मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। एक मुस्लिम धर्मगुरु ने मोदी को शॉल पहनाने के बाद टोपी पहनाने की कोशिश की तो मोदी ने इनकार कर दिया। मुस्लिम धर्मगुरुओं में इस घटना की टीस आज भी है। बेहतर रिश्तों की उम्मीद टूटी तो भरोसा भी उठ गया। उसको अगर माफ भी कर दो ये पड़िया, जब भी अल्लाह उसको माफ नहीं करने वाला। ये अगर माफी मांगे, जब भी अल्लाह माफ नहीं करा, वो दोषित है। रावण के तो 10 माथे थे, इसके 100 से ज्यादा होंगे। दंगा पीड़ितों का रुख और भी कड़ा है।
मोदी के दावों से उनके घाव पर मरहम लग रहा है, ऐसा लगता नहीं। I fail to understand that Narendra Modi now says that if I am guilty, you hang me. But then the amicus curiae, Raju Ramchandra, has clearly stated in his report that section 153 and section 166 can be applied and Modi can be tried. मोदी कहते हैं कि अगर वो दोषी हैं तो उन्हें फांसी पर चढ़ा दो। लगता नहीं कि मोदी की ऐसी चुनौतियां दंगों का दंश झेलने वालों पर मरहम लगा पाएंगी। वडोदरा से वीरेंद्र जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं एम फैक्टर के साथ अपने आप को जोड़कर देखते हैं, उसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। मोदी को भले ही फायदा हो रहा हो, लेकिन नुकसान कोई और, यानी इस केस में शाहिद सिद्दीकी ने उठाया है। आगे बढ़ते बात करते हैं अब अन्ना हजारे साहब के अनशन की। टीम अन्ना के अनशन के 4 दिन खत्म हो चुके हैं। अन्ना हजारे ने जो अल्टीमेटम दिया था 4 दिन का सरकार को, वो भी अब खत्म हो रहा है, लेकिन नतीजा अभी तक शून्य है। टीम अन्ना की मांगों पर सरकार ना तो टस से मस हो रही है और न ही उनकी ओर से कोई पहल ऐसी होती दिख रही। शायद इसी वजह से अन्ना समर्थकों ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर आज जबरदस्त प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वो कहते थे ठीक, आप कैसे हैं? टीम अन्ना के 3 अहम सदस्य दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हैं। सरकार से अपनी मांगों को मनवाने को लेकर भले ही इन्हें अब तक सफलता नहीं मिली हो, लेकिन इसका असर अब कुछ किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जरूर दिखा। 28 जुलाई की शाम टीम अन्ना के समर्थक बड़ी तादाद में 7 RCR के सामने जमा हुए और प्रधानमंत्री समेत कई दूसरे मंत्रियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अन्ना समर्थकों ने 7 RCR में कोयले के टुकड़े और पत्थर भी फेंके। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के गेट के अंदर सिक्के और नोट भी डाले। हम आपको बता दें कि टीम अन्ना ने प्रधानमंत्री पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है और ये उसी का नतीजा बताया जा रहा है। टीम अन्ना के सदस्य 7 RCR यानी प्रधानमंत्री निवास पहुंचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अन्ना के समर्थक खड़े हैं और जो नारेबाजी कर रहे हैं, लगातार सिक्के उछाले जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो काफिला है वो काफी ज्यादा लोगों का। प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वहां पर महिला पुलिस की गैर मौजूदगी थी और पुरुष पुलिसकर्मी ही उन्हें वहां से जबरदस्ती हटा रहे थे। अन्ना समर्थकों ने प्रधानमंत्री समेत दूसरे मंत्रियों के पोस्टरों पर जमकर अपना गुस्सा उतारा। आमतौर पर यहाँ पर किसी को इस तरह से आके प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन ये पुलिस कोशिश कर रही है। हल्की धक्का मुक्की भी हुई इन लोगों के साथ। पिछले 4 दिनों से अनशनकारी जो है जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। इन लोगों का कहना है कि जब सरकार हमारी सुन नहीं रही है तो ये लोग सीधे प्रधानमंत्री के दरवाजे पर आ गए हैं शोर मचाने के लिए, नारा लगाने के लिए, ताकि प्रधानमंत्री उनकी बात सुने। विरोध करने वालों को काबू में करने के लिए आई पुलिस ने बाद में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। उधर प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन की खबर के बाद टीम अन्ना की ओर से बयान आया कि वो जब तक जंतर मंतर पर अनशन के लिए बैठे रहेंगे, हर रोज पीएम आवास के बाहर यूं ही प्रदर्शन होता रहेगा। अब तो 29 जुलाई से अन्ना ने भी अनशन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। साफ है कि अब सरकार और टीम अन्ना का टकराव और ज्यादा गहरे होने के आसार बन रहे हैं। मनोज शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। और अब बात करेंगे मैंगलोर की। मैंगलोर में एक बार फिर भीड़ की बेरहमी नजर आई। कुछ लोगों ने एक पार्टी पर धावा बोलकर वहां मौजूद लोगों से जमकर बदसलूकी की। भीड़ में वहां मौजूद लड़कियों को भी नहीं बख्शा। लड़कियों के साथ ऐसा सलूक किया गया जिसे देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। लड़कियों को बेरहमी से मारा पीटा गया और उनसे बदसलूकी भी हुई। बताया जा रहा है कि लड़कों के भी कपड़े फाड़कर उन्हें मारा पीटा गया। ये लड़कियां उस वक्त मॉर्निंग मिस्ट नाम के रिजॉर्ट में एक बर्थडे पार्टी का आयोजन में शामिल थे।
बदसलूकी करने वाले लोगों ने खुद को हिंदू जागरण वैदिक समूह का सदस्य बताया है। तो ये मामला भी मॉरल पुलिसिंग का है। लड़के लड़कियों को एक साथ देखकर वहां मौजूद एक संगठन जिसने आपको हिंदू जागरण वैदिक समूह बताया, उन्होंने इन लोगों को मारा पीटा, इन लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की, जिसमें लड़कियों के साथ भी जमकर बदतमीजी हुई, बदसलूकी की गई। तस्वीरों से बिल्कुल साफ। हिंदू जागरण वैदिक समूह नाम की संस्था बताई जा रही है इस हमले के पीछे। आप देख सकते हैं किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर इन युवाओं को, इन युवक युवतियों को मारा पीटा जा रहा है। ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ಹೊಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ये तस्वीरें आप TV9 के सौजन्य से इस वक्त देख पा रहे हैं। ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ। काफी देर तक हुड़दंग मचा रहा, काफी देर तक वहां पर मारपीट चलती रही। कुछ 15-20 के आसपास हिंदू जागरण वैदिक समूह के सदस्य इस मॉर्निंग मिस्ट नाम के रिजॉर्ट में पहुंचे, जगह पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने इन युवक युवतियों के साथ, जो एक जिनका कहना है कि वो एक बर्थडे पार्टी में शामिल थे, इन लोगों ने आकर उनके साथ बदसलूकी की, उनको बेरहमी से मारा पीटा। घटनास्थल पर पुलिस भी काफी देर से पहुंची, जिस वक्त तक जिसकी वजह से काफी मौका मिला इस हिंदू जागरण वैदिक समूह के लोगों को मारपीट और बदसलूकी करने का। ಸಂಘ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಂಯಮಿ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೂ ಯಾವತ್ತು ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, मैंगलोर में ऐसी घटनाएं पहले भी देखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंदन ओलंपिक्स की। लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। दल में एक अनजान लड़की के शामिल होने के बाद अब उसकी पहचान जानने की कोशिश हो रही है। खेलों का महाकुंभ ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय दल जब शान से मार्च पास्ट करने निकला तो दुनिया भर में इस समारोह को देख रहे हिंदुस्तानियों की निगाहें उस दल पर टिक गई। कुश्ती किंग सुशील कुमार तिरंगे को अपने हाथों में थामे बड़े शान से मार्च पास्ट की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन अचानक ही लोग चौंक उठे। भारतीय दल में अनजान लड़की कौन? जी हां, भारतीय दल में एक अनजान लड़की भी मार्च पास्ट कर रही थी, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं थी। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय दल के सभी सदस्य एक जैसी पोशाक में नजर आ रहे थे, जबकि अनजान लड़की लाल रंग की ड्रेस पहने आगे की कतार में दल के साथ कदम ताल करती नजर आई। काफिला शान से स्टेडियम में आगे बढ़ता चला गया, लेकिन पीछे रह गए सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था कि आखिर ये लड़की है कौन। हैरानी की बात यह कि खुद ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डिमिशन कर्नल मुरलीधरन तक को पता नहीं कि आखिर ये लड़की भारतीय कंटिजेंट का हिस्सा कैसे बन गई, इसे इजाजत किसने दी। इन सवालों का जवाब जानने के लिए अब मुरलीधरन ने ओलंपिक की आयोजन समिति को खत लिखा है ताकि पहचान की इस पहेली को सुलझाया जा सके। आज तक ब्यूरो। अनजान लड़की आती है, ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हो जाती है और पूरे हिंदुस्तानी कंटिजेंट के साथ चलती है। सुरक्षा में सेंध पर भी बहुत तमाम सवाल इस पूरे वाकये के बाद खड़े होते हैं।